नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर जो सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम गौतमीपुत्र सातकर्णी को पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि सातवाहन वंश में जो 100 वर्षों के पश्चात पुनः जो अंधकारमय युग के पश्चात एक प्रतापी और महान शासक होता है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक, जिसके द्वारा शकों को पराजित करके सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जाता है। हमने देखा किस तरीके से जो शक महाक्षत्रप होता है, जिसे शकों को क्षहरात भी कहा जाता है। अगर बात की जाए, शक जाति को क्षहरात भी कहा जाता है, क्षहरात। तो ये जो शक जाति है, क्षहरात जाति है, इसका शासक होता है नहपान की मृत्यु के पश्चात हमने देखा किस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा शकों को पराजित किया है। नहपान का जो दामाद होता है ऋषभदत्त, कौन होता है? ऋषभदत्त। इसी के समय बात की जाती है कि नहपान की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा उसके दामाद को पराजित करके जो कई जो क्षेत्रों पे जो महाक्षत्र पे बात की जाए, शक जो शासक है उनके क्षेत्रों पे, दक्षिणी क्षेत्रों पे अधिकार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया जाता है, जिसमें आकारावंती के बारे में हमने पढ़ा। इस बात की पुष्टि होती है अभिलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से। अगर बात की जाए तो नासिक अभिलेख है, जो नासिक प्रशस्ति है, उसमें जो इस गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत ये बात प्रमाणित होती है कि उसके द्वारा शक शासकों को पराजित किया गया था। अब शक शासकों को पराजित करने के पश्चात उसके द्वारा जो अन्य सैन्य अभियान भी किए जाते हैं, उनके बारे में भी हमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर बात की जाए अभिलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से ये पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा न बल्कि सिर्फ शक शासकों को ही पराजित किया गया, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी सैन्य अभियान करते हुए अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे उसकी अन्य विजयों के बारे में। जो शक शासकों को तो पराजित कर दिया, उसके अलावा जो अन्य विजय उसके द्वारा की जाती है, जो नासिक प्रशस्ति है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है उस नासिक प्रशस्ति है, उसी में जो हमें उल्लेख मिलता है कि शकों के अलावा, शकों को पराजित करने के अलावा कौन कौन से क्षेत्रों पे जो बात की जाए, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा सैन्य अभियान करते हुए अपने साम्राज्य में उन्हें मिला लिया था, और किन किन क्षेत्रों पे उसके द्वारा क्या किया जाता है, सैन्य अभियान किया जाता है। नासिक प्रशस्ति के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी केवल क्षहरातों, शकों पे ही विजय प्राप्त नहीं की थी, अपितु अन्य प्रदेशों को भी जीता था। अब ये कौन कौन से प्रदेश उसके द्वारा जीते जाते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो ऋषिक प्रदेश को जीता जाता है। अब ये ऋषिक प्रदेश कौन सा होता है, किस क्षेत्र में स्थित होता है? जो कृष्णा नदी है, बात कृष्णा और गोदावरी जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, तो उन क्षेत्रों को जो कृष्णा नदी के तट पे स्थित होता है, ऋषिक का समीपवर्ती जो पास का एरिया होता है, समीपवर्ती एरिया होता है, इसको जीत लिया जाता है। किसके द्वारा जीत लिया जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा जीत लिया जाता है। उसके अलावा अस्मक क्षेत्र को जीता है। ये अस्मक क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? अस्मक क्षेत्र की बात की जाए, बोधन के समीप महाराष्ट्र का गोदावरी क्षेत्र है, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र होता है, बोधन के समीप होता है। बोधन को तो इसके द्वारा पहले ही जीत लिया जाता था, क्योंकि बोधन पे अधिकार किसका था? अगर बात की जाए तो बोधन पे शक शासकों का अधिकार था। बोधन के आसपास के जो क्षेत्र है उसके भी जो इसके द्वारा विजय हासिल की जाती है। उसके अलावा जो मूलक है, मूलक को जीता है। ये जो प्रतिष्ठान क्षेत्र होता है, आधुनिक पैठान जिसे कहते हैं, उस क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके अलावा जो विदर्भ है, बरार के क्षेत्र को, विदर्भ यानी वर्तमान बरार का जो क्षेत्र, उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इस तरीके से नासिक प्रशस्ति के अनुसार बात की जाए तो शक विजयों के अलावा जो अन्य विजय उसके द्वारा की जाती है, जिसमें ऋषिक है, अस्मक है, मूलक है और विदर्भ है,
ये विजय उसके द्वारा हासिल की जाती है और इन विजयों के पश्चात, सैन्य अभियानों के पश्चात उसके साम्राज्य की सीमाओं का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। मूलतः देखी जाए तो उस समय तक उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, अभिलेख के साक्ष्यों के आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर में उसका राज्य जो सौराष्ट्र मालवा तक फैला हुआ था, ठीक है, सौराष्ट्र और मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और ये जो बात की जाए सौराष्ट्र जो किस में आता है, गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है, वहाँ उत्तर में फैला हुआ। और दक्षिण में जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जो बात की जाए कर्नाटक तक तुम चले जाओगे तो वहाँ तक फैला हुआ कृष्णा नदी है। और उसके अलावा जो बात की जाए पूर्व में विदर्भ बरार का क्षेत्र वहाँ तक फैला हुआ है। और बात की जाए पश्चिम में कोंकण के क्षेत्र तक इसका साम्राज्य फैला हुआ होता है। इतना बड़ा इसका क्या होता है, साम्राज्य होता है। किसका, गौतमीपुत्र सातकर्णी का ये साम्राज्य होता है। इसके साम्राज्य में अगर बात की जाए तो जो दक्षिण पथ के दो प्रदेश है, दक्षिणापथ के दो प्रदेश है, एक तो दक्षिण कोंकण एवं आंध्र सम्मिलित नहीं थे। ये दक्षिणापथ के दो प्रदेश है, दक्षिण कोंकण और आंध्र प्रदेश, इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। इन पर सीधा किसका शासन था, सम्राट का शासन था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का सीधा शासन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा, इन विजयों के अलावा भी अगर बात की जाए तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, इसका प्रभाव क्षेत्र भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसका राजनीतिक प्रभाव अपने आसपास के राज्यों पे भी देखने को मिलता है। इसके राजनीतिक प्रभाव की बात की जाए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के राजनीतिक प्रभाव साम्राज्य से बाहर भी था। और जिसके तहत बात की जाए त्रावणकोरी है, ये त्रावणकोरी है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, यहाँ तक इसका जो राजनीतिक प्रभाव और वर्चस्व देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा जो सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया और कई क्षेत्रों पर जो अधिकार करके जो साम्राज्य की सीमाओं का क्या कर दिया जाता है, विस्तार कर दिया जाता है। लेकिन अंततः अभिलेखों के माध्यम से ये बात स्पष्ट होती है, इसकी पुष्टि होती है कि अंत में जो अंतिम समय में गौतमीपुत्र सातकर्णी की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। अब ये पराजय किन के हाथों होती है, किसके द्वारा ये पराजित होता है, उसके बारे में हम उल्लेख करेंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी को अपने अंतिम समय में पुनः शक शासकों से ही पराजित होना पड़ता है। पहले इसके द्वारा जो शकों को पराजित किया, अब शकों के साथ इसकी क्या चलती है, शत्रुता चलती है। और शकों के द्वारा जो अपनी शक्ति का पुनर्संगठन करके जो पुनः जो बात की जाए गौतमीपुत्र सातकर्णी पे आक्रमण करके उसे क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अब ये बात, इसमें तो इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी को अंतिम समय में पराजित किया। कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले गौतमीपुत्र सातकर्णी को पराजित किया जाता है। उसके अलावा कई इतिहासकारों का दावा, उनका मानना है कि ये जो पराजय होती है सातवाहन वंश की, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात होती है। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है उसकी बात करेंगे हम। तो जो शक महाक्षत्रप राजा को ही कहा जाता है, बात की जाए राजा शासक को ही कहा जाता है। ये शक जाति के महाक्षत्रप होते हैं, जिसमें एक तो चष्टन होता है, एक रुद्रदामन होता है। इनके समय बात कही जाती है, इनके समय जो शकों ने पुनः अपनी शक्ति का जो पुनर्गठन किया, पुनर्संगठन करते हुए जो सातवाहन वंश पे जो आक्रमण करके उसे पराजित किया जाता है। इसी के समय चष्टन और रुद्रदामन के समय क्या इसे पराजित होना पड़ता है, किसको, बात की जाए सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को। महाक्षत्रप चष्टन व रुद्रदामन जो हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख इसका मिलता है, जिसके बारे में जो हमें जानकारी सुदर्शन झील की जानकारी प्राप्त होती है जो, ठीक है। महाक्षत्रप चष्टन व रुद्रदामन के समय में शकों को सातवाहन शासकों को पराजित करके पुनः अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इन्होंने पुनः सातवाहन वंश के शासकों को पराजित करके जो अपने क्षेत्र पे, क्योंकि पहले सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो बात की जाए शक शासकों के क्षेत्रों पे क्या कर लिया गया था, अधिकार। जो नासिक प्रशस्ति अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है कि शासन के 18वें वर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया था। अब जिन क्षेत्रों पे इसने अधिकार किया था उन्हें पुनः जीतने का श्रेय किसे जाता है, चष्टन और रुद्रदामन को जाता है। इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है, जो जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया जाता है, इसमें इस बात की पुष्टि होती है। और इसमें ये बात कही जाती है कि
इसमें रुद्रदामन का जो अधिकार क्षेत्र, रुद्रदामन को आकर, अवंती, आकर, अवंती, अनूप, अपरांत और सुराष्ट्र, अनार्त का स्वामी माना जाता है। पहले हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों पर अधिकार किसका था। इन क्षेत्रों पर अधिकार गौतमी पुत्र सातकर्णी का था, लेकिन पुनः जो बात की जाए रुद्रदामन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। और इसी अभिलेख में एक बात कही जाती है, कौन से अभिलेख में, जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसी अभिलेख में एक बात कही जाती है रुद्रदामन के द्वारा कि उसके द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा जो दक्षिणापथ का जो नाथ है, दक्षिणापथ का नाथ कौन होता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बोले तो GS, ये दो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो दक्षिणापथ का नाथ होता है। और रुद्रदामन कहता है कि दक्षिणापथ के नाथ को 2 बार पराजित किया, लेकिन मेरा निकट संबंधी होने के कारण मैंने इसका संपूर्ण समूल विनाश नहीं किया। अब इनके मध्य निकट संबंध क्या था, तो इनके मध्य अगर बात की जाए तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है शकों और सातवानों में, जिसके तहत रुद्रदामन की एक पुत्री होती है, रुद्रदामन की पुत्री होती है कार्दमक। क्या होती है, कार्दमक होती है, जिसका विवाह किसके साथ किया जाता है, जिसका विवाह गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वितीय पुत्र वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के साथ हुआ था। तो ये जो निकट संबंधी हो गए, इसी कारण इसके द्वारा जो इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी को पराजित करने के पश्चात भी इसकी क्या नहीं की जाती, हत्या नहीं की जाती है। इस बात का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं, जिसमें बात की जाए विमल चंद्र पांडे भी इतिहासकार है, उनका मानना है कि ये शकों के द्वारा सातवान वंश के क्षेत्रों पर अधिकार किया था, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात किया जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अपने अंतिम समय में वो सेना की कमान जो गौतमी पुत्र सातकर्णी सही ढंग से संभाल नहीं पाया था और वह बीमार हो गया था। उसी दौरान इन शक शासकों के द्वारा जो उस पर आक्रमण करके उसे पराजित किया जाता है। इन बातों का हमें उल्लेख मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की अन्य विजयों के बारे में बात की, जिसके तहत उसके द्वारा न केवल शकों को पराजित किया, नासिक प्रशस्ति से हमें पता चलता है, प्रशस्ति यानी यश कीर्ति में जो बातें लिखी जाती है उसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो उसमें हमें पता चलता है कि शकों के अलावा जो जिन क्षेत्रों पे अधिकार उसके द्वारा किया जाता है, जीता जाता है, ऋषिक है, अश्मक है, मूलक है, विदर्भ है। और उसका साम्राज्य की सीमाओं की अगर बात की जाए तो साम्राज्य की सीमाएं जो उत्तर में सौराष्ट्र और मालवा तक थी और दक्षिण में बात की जाए जो कृष्णा नदी तक फैली हुई थी, उसके अलावा जो पूर्व में बात की जाए विदर्भ बरार तक फैली थी और पश्चिम में कोंकण तक फैली थी। इतने क्षेत्र पे उसका क्या था, अधिकार था। उसके अलावा कई क्षेत्र सीधे प्रशासन में थे जिसके तहत दक्षिणापथ यानी कि दक्षिणी प्रांत जो उसके थे राज्य के दक्षिणापथ के को दक्षिणी कोंकण आंध्र प्रदेश पर सीधा प्रशासन उसका शासन था। और प्रभाव क्षेत्र भी, राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र भी जो त्रावणकोर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक उसका देखने को मिलता है। और अंत समय में जो क्या होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी को जो पराजय का मुंह देखना पड़ता है, जिसके तहत इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से पता चलती है कि चष्टन और रुद्रदामन के समय जो ये शक शासक होते हैं, महाक्षत्रप यानी कि जो राजा को ही कहा जाता है, तो इनके समय जो पुनः जो सातवानों की क्या होती है, शकों के हाथों पराजय हो जाती है। और जिन क्षेत्रों पे गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा अधिकार किया गया था, उन्हीं क्षेत्रों पे जो पुनः शक शासकों के द्वारा रुद्रदामन के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और इसको पराजित करके जो इसकी हत्या नहीं की जाती गौतमी पुत्र सातकर्णी को, क्योंकि ये उनका निकट संबंधी होता है रुद्रदामन का। रुद्रदामन की पुत्री जो कार्दमक है उसका विवाह जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का द्वितीय पुत्र होता है वशिष्ठी पुत्र, तो सातकर्णी उसके साथ किया जाता है, जिस वजह से उसे ये छोड़ देता है। तो इस तरीके से गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा अन्य विजय की जाती है, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया जाता है और अंत में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
फिर भी किसी तरह की राय या सुझाव हो अध्ययन अध्यापन से संबंधित, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः जो विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।